तो क्लाइंट साइड कैसे लगता है, यूजिंग जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, एंगुलर, रिएक्ट, जबकि सर्वर साइड वैलिडेशन जो है वो यूजिंग सर्वर साइड टेक्नोलॉजी लगता है। आज हम एमबीसी के अंदर वैलिडेशन बताने वाले हैं, जिसमें हम सर्वर साइड वैलिडेशन को कवर करेंगे। वैलिडेशन प्री डिफाइंड भी होता है और कस्टम डिफाइंड भी होता है। यानी अगर वैलिडेशन का डेफिनेशन दिया जाए तो कुछ इस प्रकार से इसका सही डेफिनेशन माना जा सकता है कि वैलिडेशन इज द प्रोसेस of verifying and validating data that is collected before it is used। यानी अगर आप चाहते हैं कि अननेसेसरी डेटा डेटाबेस तक नहीं जाए, उससे पहले हम उसे वैलिडेट कर लें, तो वैसे में हमें वैलिडेशन लगाना होता है। वैलिडेशन दो टाइप का होता है, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। ठीक है, अब सर्वर साइड के अंदर अगर आप ASP.NET में हैं या फिर MVC में हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब MVC के अंदर वैलिडेशन लगा रहे हैं तो उसके अलग टाइप्स हैं, ASP.NET के अलग टाइप्स हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका थ्योरी बताते हैं और इसके बाद इसे प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। एक बार फिर से, वैलिडेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एंड वैलिडेटिंग डेटा दैट इज़ कलेक्टेड बिफोर इट इज़ यूज्ड। यानी यूज करने से पहले आप उस डेटा को वेरीफाई कर लो। जैसे मान के चलो नेम फील्ड है तो नेम फील्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नल चला जाएगा। एज फील्ड है तो उसमें अल्फ़ाबेट नहीं आना चाहिए। मोबाइल नंबर है तो उसमें 10 डिजिट का सिर्फ मोबाइल नंबर ही आना चाहिए, अल्फ़ाबेट नहीं आना चाहिए। अब दो फील्ड को कंपेयर कर रहे हो तो उसके लिए कंपेयर फील्ड वैलिडेटर लगाओगे। ईमेल आईडी करेक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। एज का रेंज 18 से 60 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो एरर मैसेज शो होना चाहिए। जिस काम को करेंगे प्रैक्टिकली, लेकिन उससे पहले 10 लाइन नोट्स लिखवा देता हूँ, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन को शेयर करते हैं। आप लोग असाइनमेंट प्रैक्टिकल सब करते रहिएगा जोर शोर से। मैं सबसे पहले एक नोट्स तैयार करता हूँ, इसके बाद प्रैक्टिकल पर चलता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि वैलिडेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो किसी भी डेटा को यूज करने से पहले उससे वेरीफाई करता है कि क्या ये डेटा हमारे लिए यूज़फुल है, क्या ये डेटा सही है, अननेसेसरी डेटा तो नहीं है। तो इसको वैलिडेट करने के लिए हम लोग वैलिडेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिख रहा हूँ, वैलिडेशन इन ASP.NET MVC। What is validation? Validation is the process of verifying and validating data that is collected before it is used. Validation is used to filter the user input. There are different attributes to validate the input. Example, to check if input is required, to check like minimum length, to check like maximum length, to compare two fields, to check mobile number, to
to check like email etc. टाइप्स ऑफ वैलिडेशन जनरली कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन? क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। जिसमें से हम लोग सर्वर साइड वैलिडेशन को जानेंगे। क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए आप वेब ब्राउज़र यानी फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करोगे, जिसमें जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, एंगुलर, रिएक्ट, ये सब सारे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी हैं, जिसे यूज करके आप क्लाइंट साइड वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो। बट चाहे वो क्लाइंट साइड वैलिडेशन हो या सर्वर साइड वैलिडेशन हो, जब आप फुल स्टैक डेवलपमेंट भी जाते हैं तो दोनों वैलिडेशन लगाते हैं पड़ता है। इवन अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट से भी जाते हैं तो भी आपको दोनों वैलिडेशन लगाना पड़ता है, क्योंकि वैलिडेशन एक एसेंशियल पार्ट है। आप चाहे जितना भी मेहनत कर लो प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन जब तक आप वैलिडेशन नहीं लगाओगे सही से, डेटा अगर आपका डेटाबेस में नहीं जा रहा है तो सारा आपका मेहनत बेकार है। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप सर्वर साइड वैलिडेशन के बारे में। बट सर्वर साइड वैलिडेशन लगाने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ इसके फील्ड्स बना लूँ। जैसे मान के चलिए मैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ कि डेटाबेस में डेटा जाने से पहले सारे डेटा को वैलिडेट करें कि क्या ये अकॉर्डिंग टू कस्टमर, अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट, क्या सारा डेटा वैलिड है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन एसक्यूएल सर्वर एंड क्रिएट अ टेबल। मैं भी एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर रहा हूँ। मेरा एसक्यूएल सर्वर ओपन हो गया है। मैं सर्वर से कनेक्ट करके यहाँ पे न्यू क्वेरी करता हूँ और यहाँ पे मैं एक डेटाबेस बना लेता हूँ, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट वैलिडेशन के नाम से, और इससे मैं यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं इसके अंदर एक टेबल बना रहा हूँ जिसका नाम एम्प्लॉय है। इसमें कुछ फील्ड में लेता हूँ, जैसे आईडी एंड प्राइमरी की, आइडेंटिटी, नेम की जगह पे मैं फर्स्ट नेम ले रहा हूँ एंड लास्ट नेम ले रहा हूँ। ईमेल आईडी लेता हूँ, जेंडर लेता हूँ, मोबाइल लेता हूँ, एज लेता हूँ, ठीक है, और पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। ये हमने कुछ फील्ड्स ले लिए, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर, मोबाइल, एज, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। इस टेबल के अंदर मैं भी किसी डेटा को इंसर्ट नहीं करा रहा हूँ। ये डेटा मैं वेब फॉर्म से इंसर्ट कराऊंगा विद वैलिडेशन, क्योंकि इसके पहले जितना भी आपने डेटा को सबमिट कराया है उसमें आपने वैलिडेशन यूज़ नहीं किया है। तो आज की सेशन में आपको वैलिडेशन सिखाऊंगा, कैसे वैलिडेशन लगाया जाता है, लगाने का क्या तरीका होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और ये हमारा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का टेम्पलेट है, और यहाँ से मैं वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोजेक्ट का नाम टेस्ट वैलिडेशन, और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद MVC फोल्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, टेम्पलेट हमारा एम्प्टी रहेगा। क्लिक टू क्रिएट करता हूँ। थोड़ी देर में आपको MVC का इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा।
अब मैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से डेटा कनेक्शन करना चाहता हूँ, तो आप सभी को स्टेप पता है। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से डेटा कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना होता है, मॉडल्स पर राइट क्लिक करना होता है, ऐड न्यू आइटम्स पे जाना होता है और यहाँ पे जाने के बाद डेटा टैब को सिलेक्ट करना होता है और डेटा टैब के अंदर edu.net एंटिटी डेटा मॉडल को लेना होता है। इसके बाद आपको ऐड बटन क्लिक करना है। ऐड बटन क्लिक करने के बाद ये आपको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट बढ़ना है आपको। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है मास्टर डीबी और डेटाबेस सेलेक्ट होकर के आ रहा है, बट हमारा जो डेटाबेस है, हमारा जो टेबल है वो इस डेटाबेस के अंदर नहीं है, तो हमें यहाँ पे न्यू कनेक्शन करना होगा। तो हम यहाँ पे न्यू कनेक्शन कर लेते हैं। चूँकि हमारा सर्वर का नाम HP है, तो मैं यहाँ पे सर्वर का नाम HP दे देता हूँ। चूँकि SQL सर्वर के सेंसिटिव नहीं है, तो अगर आप HP स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप सर्वर का नाम यहाँ पे देते हैं तो उसका लिस्ट ऑफ डेटाबेस यहाँ पे पॉपुलेट हो जाता है। अब इसमें से अभी हमने जस्ट एक न्यू डेटाबेस क्रिएट किया है जिसका नाम है टेस्ट वैलिडेशन, उसे मैं सेलेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट वैलिडेशन DBO आ गया है। आप चाहो तो यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकते हो, तो मैंने इसका नाम रखा है माई कनेक्शन। जो भी नाम आप यहाँ पे रखें हैं वो नाम आपका web.config फाइल में इसी नाम से सेव हो जाएगा, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने माई कनेक्शन रखा है तो आप लोग को माई कनेक्शन ही रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है, एंटिटी फ्रेमवर्क 6 को सेलेक्ट रहने देना है, आगे बढ़ना है नेक्स्ट। और इसके बाद आपके सामने लिस्ट ऑफ टेबल्स आएगा उस पर्टिकुलर डेटाबेस का, बट हमारे पास उस डेटाबेस के अंदर एक ही टेबल है, दैट इज़ एम्प्लॉय टेबल। मैंने एम्प्लॉय टेबल को सेलेक्ट कर लिया है और करने के बाद मैं फिनिश बटन क्लिक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जब आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से डेटा कनेक्शन करते हैं तो ADMX फाइल यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, बाकी कंट्रोलर्स वगैरह तो हमने अभी ऐड नहीं किया है, लेकिन आपके पास मॉडल ऐड हो गया है, मॉडल का डिज़ाइन ऐड हो गया है। इस काम को करने के बाद सक्सेसफुल बिल्डिंग के लिए हमें क्या करना होता है, प्रोजेक्ट को एक बार बिल्ड कर लेना होता है। तो जैसे ही ये कनेक्शन फिनिश होता है आप इस प्रोजेक्ट को एक बार ज़रूर बिल्ड करिएगा ताकि मॉडल आपका प्रॉपर तरीके से इनिशियलाइज हो सके। तो आफ्टर कनेक्शन हमने बिल्ड कर दिया, बिल्ड सक्सीडेड हो गया यहाँ पे। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर। कंट्रोलर को ऐड करने से पहले मैं दिखाना चाहूँगा ये हमारा मॉडल है और मॉडल के अंदर ये मॉडल क्लास employee.cs जिसके अंदर वो सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने टेबल में बनाया था, सारे प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हम आगे चलते हैं। हम यहाँ पे कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं, ऐड कंट्रोलर, और इसमें से मुझे 3rd नंबर का टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, MVC5 कंट्रोलर विद व्यूज। इसमें होता क्या है कि इसमें आपको क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट वगैरह का जो मेथड है विद एक्शन, विद लॉजिक, सब कुछ आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ऐड करता हूँ और मॉडल क्लास हमसे मांग रहा है। हमारा मॉडल क्लास का नाम एम्प्लॉय है और डेटा कंटेक्स्ट क्लास का नाम हमने माई कनेक्शन दिया था, आपको याद होगा। और इसके बाद यहाँ पे ऐड कर देना है। थोड़ी देर में कंट्रोलर और उसके सारे करस्पॉन्डिंग एक्शंस एंड व्यूज़ सब के सब आपके सामने ऐड हो जाएगा। तो आपके सामने कंट्रोलर्स और कंट्रोलर्स के सारे एक्शंस क्रूड एप्लीकेशंस के लिए अवेलेबल हैं। क्रिएट फॉर इंसर्टिंग डेटा, एडिट फॉर एडिटिंग डेटा, डिलीट फॉर डिलीटिंग डेटा एंड शो ऑन, इंडेक्स फॉर व्यूइंग रिकॉर्ड्स, राइट। मैं इसके व्यू में कोई अभी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, व्यू को मैं ऐसे रहने देता हूँ, सब कुछ मैं ऐसे रहने देता हूँ। बस एक बार और प्रोजेक्ट को बिल्ड करता हूँ और बिल्ड करने के बाद आगे मैं चलता हूँ। लेकिन बिल्ड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जब इस आप प्रोजेक्ट को ऐड करोगे, अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर वैलिडेशन यूज़ नहीं हुआ है। अगर आप बिना वैलिडेशन लगाए फॉर्म को सबमिट करते हैं तो देखिए क्या होता है। वो चीज़ एक बार दिखाते हैं, इसके बाद फिर आपको वैलिडेशन लगा करके दिखाते हैं।
प्रोजेक्ट थोड़ी देर में लोड हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसके इंडेक्स को एक्सेस कर लेता हूँ। चूँकि हमारे पास अभी एक भी डेटा नहीं है डेटाबेस के अंदर, जो कुछ आपको डिस्प्ले नहीं करने वाला है। मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे कंट्रोलर्स का नाम एम्प्लॉइज़ है, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉइज़ कंट्रोलर को हिट कर लेता हूँ। चूँकि मैंने कंट्रोलर का नाम चेंज नहीं किया था, तो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ और इंडेक्स को हिट करता हूँ। अभी आपको एक खाली व्यू पेज दिखाएगा, कोई इसमें डेटा नहीं है, क्योंकि मैंने टेबल के अंदर कोई डेटा नहीं रखा है। टेबल हमारा खाली है बिल्कुल। अब इस डेटा को हम यहाँ से फीड करने वाले हैं, हम ध्यान दीजिएगा। टेबल अभी हमारा खाली है यहाँ पे। ये टेबल बिल्कुल ब्लैंक है, इसीलिए आपका रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा। अब मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा तो हमें फॉर्म तो दिखेगा, लेकिन जैसे ही अगर आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं या क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक नल रिकॉर्ड, एक एम्प्टी रिकॉर्ड टेबल के अंदर ऐड हो गया है। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं इसको एक बार और फिर से चलाता हूँ और आप देख सकते हैं एक नल रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया है, जो कि अननेसेसरी रिकॉर्ड है। तो वैलिडेशन हम लोग इसीलिए लगाते हैं ताकि अननेसेसरी डेटा यूज होने से पहले उसे हमें वेरीफाई कर सकें, ताकि डेटाबेस के अंदर कोई अननेसेसरी डेटा स्टोर ना हो। अदरवाइज डेटाबेस आपका ऐसे ही उसका स्पेस वेस्ट होगा। तो चलिए वैलिडेशन कैसे लगाते हैं उसको जानते हैं। कि जब भी अगर आपका फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हैं और कोई डेटा, कोई फील्ड अगर एम्प्टी है, किसी ने इसको फिल नहीं किया, तो क्रिएट बटन क्लिक करने के बाद एक मैसेज दिखाना चाहिए, एंटर फर्स्ट नेम, एंटर लास्ट नेम, है ना। ईमेल आईडी का करेक्ट फॉर्मेट है या नहीं है, एज का रेंज क्या है, मोबाइल नंबर का रेंज क्या है, जेंडर रिक्वायर्ड है, पासवर्ड रिक्वायर्ड है बट कंफर्म पासवर्ड के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब सारा चीज़ देखते हुए फिर क्रिएट करेगा, तो फिर आपका डेटा जो है प्रॉपर डेटा डेटाबेस में जा कर के स्टोर होगा। तो देखिए कैसे वैलिडेशन लगाते हैं। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अब प्रोजेक्ट के अंदर आप मॉडल के यहाँ पे देख रहे हैं कंसेप्ट है, जो कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ एम्प्लॉय के अंदर। वैलिडेशन को यूज़ करना बहुत ही आसान है एमबीसी के अंदर। तो मैं आपको प्रॉपर्टी पे वैलिडेशन को अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। बट वैलिडेशन अप्लाई करने से पहले आपको एक नेम स्पेस को ऐड करना होता है, जिसका नाम है सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, ठीक है। और इसके अंदर आपके फील्ड्स मिल जाते हैं। सबसे पहले जो एट्रीब्यूट है दैट इज़ रिक्वायर्ड। आप सिर्फ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा देते हो, इससे क्या होता है कि आपका जो फील्ड है वो रिक्वायर्ड हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, ये रिक्वायर्ड फील्ड जो है वो हर प्रॉपर्टी के जस्ट ऊपर में इसे रख देता हूँ। मैंने नेम के लिए रख लिया, आईडी तो हमारा फॉर्म पे दिखता नहीं है तो मैंने आईडी के ऊपर नहीं रखा है। नेम के ऊपर फर्स्ट नेम लास्ट नेम के ऊपर रखा, ईमेल के ऊपर रखा, जेंडर के ऊपर रखा, मोबाइल के ऊपर रख दिया, एज के ऊपर हमने रख दिया, पासवर्ड के ऊपर हमने रख दिया, इसके बाद हमने कंफर्म पासवर्ड के ऊपर भी रख दिया है। अब सिर्फ इतना करने से देखिए क्या होता है, जैसे मैं इसको फॉर्म को फिर से लोड करूँगा, अब अगर मैं क्रिएट बटन दबाता हूँ तो इसका जो क्रिएट है आपको एरर मैसेज शो करेगा। एम्प्लॉयज़ के अंदर इंडेक्स को हिट करना है, और यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ जैसे आप क्रिएट बटन क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं द फर्स्ट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द लास्ट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। यानी जब तक इसे आप फिल नहीं करोगे तब तक आपका डेटा डेटाबेस में नहीं जाएगा। तो इसलिए वैलिडेशन लगाते हैं, ताकि जो भी यूज़र का नीड है, कस्टमर की नीड है, उसके हिसाब से डेटा डेटाबेस में जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आप वैलिडेशन प्रोजेक्ट पे नहीं लगाओगे तो अननेसेसरी डेटा कुछ भी चला जाएगा। सी फॉर एग्जांपल अगर कभी आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा चीज़ मेंशन रहता है कि आपका एज का कैटेगरी यहाँ से यहाँ तक आपको एंटर करना है, आपका मोबाइल नंबर इतने डिजिट्स का होना चाहिए, अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए उसके अंदर,
फर्स्ट नेम का मैक्सिमम लेंथ इतना होना चाहिए, ये सब रहता है उसके अंदर। तो सब सारे क्राइटेरिया को देखते हुए आपको फॉर्म को फिलअप करना होता है। उससे क्या होता है कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, और ऐसा फॉर्म में इसलिए रहता है क्योंकि मिलियन ऑफ यूज़र एक साथ उस फॉर्म को एक्सेस कर रहे होते हैं और एक साथ उनके डेटा जो है डेटाबेस में जा रहा होता है। कोई एक दो यूज़र तो है नहीं कि उसे आप अपडेट कर लीजिएगा, है ना, मॉडिफाई कर लीजिएगा। जब मिलियन ऑफ यूज़र इस तरीके से अगर गलत डेटा डाल देंगे तो फिर उसे मॉडिफाई करना भी बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। तो डेटा प्रॉपर जाना चाहिए, करेक्ट डेटा जाना चाहिए डेटाबेस में, इसीलिए हम लोग वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने रिक्वायर्ड जब लगाया तो रिक्वायर्ड के लिए तो हम इसे यूज़ कर लिए। अच्छा, इसका जो एरर मैसेज है उसे आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए एरर मैसेज का फंक्शन होता है। जैसे मान के चलिए अगर आपको फर्स्ट नेम का द फर्स्ट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड की जगह कुछ और अगर दिखाना है तो आप यहाँ से इसका एरर मैसेज दे सकते हैं। आप यहाँ पे अगर फर्स्ट नेम के पहले रिक्वायर्ड में एक फंक्शन होता है, यहाँ पे उसे स्टॉप डिबगिंग करना पड़ेगा, एरर मैसेज। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ नेम या फिर स्टार लगा दूँ सिर्फ, तो सिर्फ अब ये स्टार देगा, बाकी जो मैसेज आ रहा था वो नहीं देगा। यानी अकॉर्डिंग टू योर नीड आप एक कस्टम मैसेज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए एरर मैसेज एक यहाँ पे पर प्रॉपर्टी है जिसे आपको असाइन करना होता है। अब अगर इसको दोबारा चलाऊंगा तो नेम फील्ड वाले में सिर्फ स्टार दिखेगा, बाकी जगह जो नॉर्मल मैसेज आ रहा था बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्रॉपर्टी के नेम के हिसाब से वही शो होगा। मैं फिर से एक बार हिट करता हूँ। मैं वापस क्रिएट न्यू किया हूँ। अब अगर मैं क्रिएट बटन दबाऊंगा तो सिर्फ फर्स्ट नेम में स्टार लगा हुआ आएगा, अब बाकी में आपको नॉर्मल मैसेज। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे स्टार लगा हुआ आ रहा है। तो इससे ये मतलब है कि अगर आप जो भी मैसेज चाहते हैं, जो भी कस्टम मैसेज देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रिक्वायर्ड के लिए। अब मान के चलिए हमको ईमेल में चाहिए कि प्रॉपर फॉर्मेट। अभी ये क्या होगा कि अगर आप कुछ भी डाल दोगे ना तो इसका एरर हट जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर ईमेल एड्रेस नहीं है। तो ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए जो हमें एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है उसका नाम है ईमेल एड्रेस। तो सबसे पहले तो रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड के बाद एक और एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, दैट इज़ ईमेल एड्रेस। सिर्फ ईमेल एड्रेस लिख दोगे तो ये जो फील्ड है ना आपसे ईमेल एड्रेस ही मांगेगा। इसके बाद मैं मोबाइल नंबर पे क्या करता हूँ, मोबाइल नंबर पे मैं यूज़ करने वाला हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन। वो भी एक एट्रीब्यूट होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, और इसके फंक्शन ब्रैकेट के अंदर मैं एक एक्सप्रेशन डाल रहा हूँ जो बेसिकली मोबाइल नंबर का एक्सप्रेशन होता है, जो कहीं भी आपको नेट पे अवेलेबल है। इस तरीके से हर टाइप के वैलिडेशन, जैसे वाइट स्पेस अलाउड नहीं करना है, स्पेशल कैरेक्टर से अलाउड नहीं करना है, तो सब के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन आपको नेट पे अवेलेबल है, मिल जाएगा। आप उसे वहाँ से आसानी से उठा सकते हैं। जैसे मान के चलो अगर मुझे मोबाइल नंबर के लिए वैलिडेशन के लिए ही अगर कोई एक्सप्रेशन देखना है तो हम इसे कैसे उठाएंगे, नेट से कैसे उठाएंगे, वो भी आपको सिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखना है वैलिडेशन एक्सप्रेशन फॉर मोबाइल नंबर इन ASP.NET लिख लो, ASP.NET MVC लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर वैलिडेशन इन MVC, यहाँ इसको अगर आप ओपन करते हो तो इसमें बहुत सारा वैलिडेशन एक्सप्रेशन मैसेजेस हैं। इसमें से कोई भी आप छोटा सा उठा सकते हैं, अभी जो भी आपको लगे कि उठाना चाहिए। जैसे मान के चलिए मैं जो है और कोई लिंक देख लेता हूँ जहाँ पे रिप्रेजेंट किया हो। छोटे एक्सप्रेशन को यूज़ करने के लिए मैं कोई और लिंक देख ले रहा हूँ। हमारे पास लिस्ट ऑफ लिंक है, मोबाइल नंबर वैलिडेशन 10 डिजिट इन ASP.NET। इसे अगर आप ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा एक्सप्रेशन है। मैं इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करने वाला हूँ। इस एक्सप्रेशन को अगर आप यूज़ करोगे तो इसका मतलब ये होता है कि 0 to 9 डिजिट अलाउ है एंड टोटल 10 नंबर्स अलाउ है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा है। ये मोबाइल नंबर इंडिया के लिए वैलिड करता है। अगर आपको अदर कंट्रीज़ के लिए भी करना है तो उसके लिए भी आपको एक्सप्रेशन मिल जाएंगे। तो ये सारे एक्सप्रेशन नेट पे अवेलेबल है, इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि आप एक इंजीनियर हैं
तो आपके पास रिसर्च के लिए इंटरनेट हमेशा होना ही चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें याद नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप एक्सप्रेशन को ढूंढ सकते हैं, वैलिडेशन एक्सप्रेशन को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर के लिए वैलिडेशन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो एक्सप्रेशन जब भी आप इस्तेमाल करते हो तो उसका स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग एक ब्लॉक होता है, जिसको बेसिकली हम कैसे इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले तो डबल कोट के अंदर इसके एक्सप्रेशन को यूज करने वाले हैं, और डबल कोट के अंदर एस्केप यूज़ करना है। एस्केप के साथ आपको एक ब्रैकेट खोलना है, और ब्रैकेट के साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट खोलना है जिसमें आपको रेंज डालना है 0 to 9 एंड टोटल 10 डिजिट जैसे आप करली ब्रेसेस के अंदर रखना है। और जैसे आपका ब्रैकेट बंद होता है, यहाँ पे अगर आप स्मॉल ब्रैकेट को बंद करेंगे, और बंद करने के बाद डॉलर आपको लगाना है, बिकॉज ये एक्सप्रेशन एंडिंग सिंबल है। ये जो सिंबल मैं स्टार्ट में दिया हूँ, ये एक्सप्रेशन स्टार्टिंग सिंबल कहा जाता है इसको, और ये जो सिंबल है एक्सप्रेशन एंडिंग सिंबल कहा जाता है। और इसके अंदर हमने इसका एक्सप्रेशन का यूज़ किया है। और इसके बाद अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, एरर मैसेज, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो। एरर मैसेज मैंने क्या लिख दिया, इनवैलिड मोबाइल नंबर, कि अगर इसके अलावा अगर आप कुछ लिखते हो या कुछ एंटर करते हो तो ये मैसेज शो होना चाहिए। यानी इस एक्सप्रेशन के अलावा, जैसे अगर आपने 11 डिजिट का कोई नंबर डाल दिया या 9 डिजिट का ही डाला, तो वैसे केस में ये मैसेज शो करेगा। ये हमारा कस्टम मैसेज है, ये प्रीडिफाइंड मैसेज नहीं है। तो ये हमने मोबाइल के लिए वैलिडेशन लगा दिया। अब मुझे एज के लिए लगाना है, तो एज के लिए हम क्या करेंगे, ये रिक्वायर्ड तो एक रहेगा ही रहेगा, एक रेंज वैलिडेटर को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि रेंज एज के अंदर 18 to 100 लेना चाहिए, यानी मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 100 होना चाहिए। इसके बियॉन्ड ये एज नहीं लेगा। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे भी एरर मैसेज को आप कॉल कर सकते हैं। एरर मैसेज, इसके अंदर आप रेंज के बाद जस्ट यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे रेंज दे दिया, और रेंज के बाद यहाँ पे इसी के अंदर एरर मैसेज इक्वल टू एज इज नॉट वैलिड। इस तरीके से आप एरर मैसेज लिख सकते हैं। 18 इंडिकेट कर रहा है आपका मिनिमम वैल्यू, 100 इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू, और 18 एंड 100 के अलावा अगर आप कोई वैल्यू एंटर करते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपने 18 से लेस कोई नंबर एंटर किया, जैसे 17 किया, या फिर 100 से कोई बड़ा वैल्यू एंटर किया, दैट इज 101, तो उस केस में आपको ये मैसेज आ जाएगा, एज इज नॉट वैलिड। तो हमने एज के ऊपर भी वैलिडेशन मैसेज लगा दिया है, ईमेल के ऊपर भी हमने लगा दिया, ईमेल को ये वेरीफाई कर लेगा। आप एक्सप्रेशन से भी ईमेल को कंट्रोल कर सकते हो, सेवरल वेज, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड में रिक्वायर्ड तो पहले लगा ही हुआ है, मैं यहाँ पे कंपेयर यूज़ करने वाला हूँ। तो मान के चलिए मैंने यहाँ पे कंपेयर यूज़ किया, और कंपेयर हम इसे किससे कराते हैं, हम इसे पासवर्ड से कंपेयर कराते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर, और कंपेयर के अंदर एक फील्ड का नाम डालेंगे, दैट इज पासवर्ड। तो ये जो है पासवर्ड फील्ड को कंपेयर पासवर्ड से कंपेयर कर लेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक मैसेज दे देगा, एरर मैसेज password and confirm password not match। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरर मैसेज भी लिख सकते हैं कि अगर आपका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों अगर एग्जैक्ट मैच नहीं करता है, उसके लिए सिर्फ कंपेयर एट्रीब्यूट को कॉल करना है। देखिए कितना आसान कर दिया एमबीसी ने, जबकि इस काम को करने के लिए ASP.NET में हमें हैवी कंट्रोल्स को यूज़ करना होता था। अभी सिंपल आप एक एट्रीब्यूट को यूज़ करके उस काम को कर ले रहे हैं। अब मैं सारे वैलिडेशन को टेस्ट कर रहा हूँ 1 by 1 आपके सामने, आप देखिएगा। चलिए इसको लोड करते हैं, लोड करके देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर काम कर रहा है या कहीं कोई एरर मैसेज है। तो मैं एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर को हिट कर रहा हूँ वापस, और हिट करने के बाद इंडेक्स को हिट कर लेता हूँ। आपके पास ब्लैंक व्यू आ गया है, क्योंकि अभी तक हमारा डेटाबेस में कोई डेटा नहीं है, इसलिए रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। अब डेटा में इंसर्ट करने वाला हूँ, बट प्रॉपर तरीके से इंसर्ट करने वाला हूँ। क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मान के चलो कोई फॉर्म ओपन किया, डायरेक्ट किसी ने बटन क्लिक कर दिया गलती से,
तो उस तरीके से ये डेटा को नहीं जाने देगा। अब फर्स्ट नेम मान के चलिए हम डाल दिए राजू, फर्स्ट नेम का एरर हट गया, लास्ट नेम कुमार डाल दिया, ठीक है। ईमेल हमने लिखा राजू कुमार, तो देखिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है कि अब सिर्फ राजू कुमार आपका जो है ईमेल एड्रेस नहीं हो सकता है, द ईमेल फील्ड इज नॉट ए वैलिड ईमेल एड्रेस। ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, उसके लिए जो हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया था उसका नाम है ईमेल एड्रेस। तो एमबीसी के अंदर ईमेल एड्रेस नाम का एक एट्रीब्यूट है जो बेसिकली सिस्टम डॉट डेटा अनोटेशन नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है। सारे एट्रीब्यूट जो भी मैंने यूज़ किया है वैलिडेशन के लिए, वो सारे एट्रीब्यूट्स किस नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है, सिस्टम डॉट डेटा अनोटेशन। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसे अगर मैं प्रॉपर फॉर्मेट दे देता हूँ तो फिर ये सेटिस्फाई हो जाएगा, rajkumar@gmail.com या rajukumar@gmail.com। जेंडर फील्ड रिक्वायर्ड है तो जेंडर में यहाँ पे मैं मेल डाल देता हूँ, और मोबाइल नंबर अगर मैं गलती से कुछ जैसे डाल दिया, पहले तो रिक्वायर्ड दिखा रहा है, इसके बाद गलती से कोई नंबर डाल दिया तो इनवैलिड मोबाइल नंबर दिखाएगा। अगर मैं ज़्यादा 10 डिजिट डाला तो भी इनवैलिड दिखाएगा। अगर मैं 9 डिजिट का डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 डिजिट पे इट इज़ ओके, बट जैसे मैं 9 करता हूँ अगेन इट इज़ एरर। अगर मैं 11 कर देता हूँ तो भी एरर, बट अगर 10 रखता हूँ तो इट इज़ ओके। तो इस तरीके से मोबाइल नंबर भी हमारा प्रॉपर वैलिडेट हो रहा है। अगर एज की वैलिडेशन हम करें तो एज के लिए हमने क्या लगाया था, सबसे पहले रिक्वायर्ड यानी एज भरना ज़रूरी है। अब कहाँ से कहाँ तक भरना ज़रूरी है, 18 से 100 के बीच में। अगर मैं उससे कम डालता हूँ, जैसे 17 का डाला तो मैसेज आ गया एज इज़ नॉट वैलिड। 18 डालेंगे एक ओके है, 100 तक डालेंगे ओके है, लेकिन 100 से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो ये वैलिड नहीं है। तो एज को आपको एक वैलिड एज डालना है, तो हमने जैसे मान के चलो 26 डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, पासवर्ड में भी कुछ एंट्री करना है। जैसे पासवर्ड में लिखा raju@123, तो जैसे मैंने लिखा raju@123 तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है द कन्फर्म पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। मैं यहाँ पे डालता हूँ सिर्फ राजू, तो आप देख सकते हैं एक और मैसेज आया है कि पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड नोट मैच। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो पासवर्ड आप डाल रहे हो क्या कन्फर्म पासवर्ड के साथ मैच कर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और आप देख सकते हो, जैसे मान के चलो मैंने raju@123 लिखा, लेकिन राजू का आर हमने कैपिटल लिखा है, तो अगेन दिस इज एरर, जो कि होना चाहिए, क्योंकि राजू का आर कैपिटल और राजू का आर स्मॉल दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, और इसे चेक करने के लिए जो मैंने एट्रीब्यूट लगाया है वो बेसिकली कंपेयर एट्रीब्यूट लगाया है। और इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा कि कंपेयर एट्रीब्यूट लगेगा कहाँ पे, तो ये कंपेयर एट्रीब्यूट बिल्कुल कंफर्म पासवर्ड के लिए लगा हुआ है, पासवर्ड के लिए नहीं लगा हुआ है। और ये कंपेयर कंफर्म पासवर्ड को किससे कंपेयर करा रहा है, वो आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम लिखा हुआ है, दैट इज़ पासवर्ड। अगर मान के चलो आपके डेटाबेस टेबल के अंदर पासवर्ड की जगह PWD आपने लिखा हुआ है, और प्रॉपर्टी में भी अगर आपका PWD है तो यहाँ पे भी PWD ही होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप ये मत समझिएगा कि वही प्रीडिफाइंड वर्ड है जो सर ने लिखा पासवर्ड, नहीं। PWD अगर आपका प्रॉपर्टी का नाम है तो PWD ही होना चाहिए, ठीक है। तो कंपेयर हमेशा किसके साथ लगेगा, कंफर्म पासवर्ड के साथ लगेगा। और ये किसके साथ कंपेयर होगा, अपने पासवर्ड फील्ड के साथ। और इसके साथ इसके कस्टम मैसेज कब शो होंगे, जब आपके पासवर्ड फील्ड का वैल्यू कंफर्म पासवर्ड फील्ड के वैल्यू के साथ अगर मैच नहीं करता हो। ऐसे सैकड़ों वैलिडेशन एग्जाम्पल्स हैं, बट उसके लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन को यूज़ करना है। जैसे किसी किसी केस में होता है, जब बड़े फॉर्म पे काम करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो रहता है कि भाई इस फील्ड में स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, वाइट स्पेस नहीं आना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना, रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पे एक्सप्रेशन सिर्फ चेंज करते जाना है और एरर मैसेज आपको चेंज करते जाना है। ये काम कल आपको असाइनमेंट में मिलेगा करने के लिए, उसको आप लोग करिएगा। आप जब भी कोडिंग करने बैठो तो कूल माइंड से कोडिंग करने बैठो, कभी भी उत्तेजित होकर के जल्दीबाजी में कोडिंग करने की कोशिश नहीं करो। कभी ये मत सोचो कि ये जो मैं कोडिंग कर रहा हूँ रिजल्ट लाना ही हमारा सबसे बड़ा बात है। कभी आप लोग ये नहीं सोचते हैं कि जो कोडिंग हम कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, कोडिंग चल कैसे रहा है, डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है। इंटरेस्ट आप लोग नहीं लेते हो। जिस दिन इंटरेस्ट लेने लग जाओगे एरर अपने आप ही सॉल्व करने लग जाओगे। इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बस खाली रिजल्ट दिखाना होता है, देखना होता है, वही कोटा पूरा करना होता है, वही जैसे कहने का मतलब बस किसी तरह करना है। तो ऐसे अगर रहोगे तो फिर कभी अच्छा कोडर नहीं बन पाओगे। बार बार इसी चीज़ को कहता हूँ कि जब भी कोडिंग करने बैठो तो माइंड एकदम कूल होना चाहिए। कूल माइंड से काम करिए आप लोग, हमेशा आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा और आप आगे बहुत आगे तक बढ़ोगे।
ठीक है। और जहाँ अगर इधर उधर की है, कुल माइंड नहीं रखे, तो फिर आगे बढ़ने का चांस ही नहीं है, अच्छा कोडर नहीं बन पाओगे, घिसी पिटी कोडर बनोगे, झोला छाप बनोगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे मोबाइल नंबर वैलिडेट हुआ, और मोबाइल नंबर वैलिडेट होने के बाद पासवर्ड कैसे वैलिडेट हुआ, और इसके डेटा को कैसे डेटाबेस में डालना है। तो मैंने प्रॉपर पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड फील्ड नहीं लिया है, इसलिए आपको पासवर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। तो वो चीज़ अंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ आप भी समझ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्रिएट क्लिक करूँगा, क्रिएट क्लिक करते ही प्रॉपर डेटा डेटाबेस में जाएगा, उससे क्या होगा, हमारा डेटाबेस भी प्रॉपर सेफ रहेगा। तो अब ये वैलिडेशन का मतलब निकल करके आया। हमने वैलिडेशन का डेफिनेशन क्या लिखवाया था कि वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एंड वैलिडेटिंग डेटा दैट इज कलेक्टेड बिफोर इट इज यूज्ड। यानी किसी भी डेटा को कलेक्ट करने से पहले उसे वेरीफाई करना ज़रूरी है, और वो काम कौन करता है, वैलिडेशन, ठीक है। तो इस फॉर्म से आपको वैलिडेशन सीखने को मिलेगा। वैलिडेशन का नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें कस्टम वैलिडेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बट इस वैलिडेशन को हमने कैसे कैसे किया, एक बार इसको लास्ट दोबारा रिव्यू दे देते हैं आपको। सबसे पहले हमने विजुअल स्टूडियो को ओपन किया, न्यू एम्प्टी टेम्पलेट लिया हूँ, इसके बाद हमने इसे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से डेटा कनेक्शन किया है। डेटा कनेक्शन करने के बाद हमने कंट्रोलर लिया, कंट्रोलर लेने के बाद हमने क्या किया, उसके अंदर एक कंट्रोलर ऐड किया जो बेसिकली रीड राइट एक्शन मोड, जिसके साथ एक्शन व्यू सब कुछ जनरेट होता है, वो हमने टेम्पलेट सेलेक्ट किया है। इसके बाद फिर मैं मॉडल फोल्डर्स के अंदर गया था और अपने जो प्री जनरेटेड मॉडल क्लास है उसे ओपन किया था, और ओपन करने के बाद फिर हमने एक नेम स्पेस ऐड किया था जिसका नाम है system.component-model.data-annotation। इसके बाद फिर हमने प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है, आईडी, नेम, लास्ट नेम। ये प्रॉपर्टी हमने डिफाइन नहीं किया, खुद ब खुद डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से डिफाइन हो गया है। तो हमने क्या किया है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को ऐड किया और एरर मैसेज भी हमने ऐड किया। इसके बाद हर फील्ड में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को कॉल कर दिया। इससे हुआ क्या कि सारे फील्ड जब तक आप फिल नहीं करोगे, डेटा उसका डेटाबेस में नहीं जा पाएगा। ईमेल के लिए ईमेल एड्रेस लगा दिया, जेंडर के लिए सिर्फ रिक्वायर्ड लगाया है। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट नेम का सिर्फ लेंथ 10 कैरेक्टर का होना चाहिए मिनिमम, और मिनिमम कम से कम मिनिमम 5 होना चाहिए और मैक्सिमम 10 होना चाहिए, तो उसके लिए भी आप मिन लेंथ एंड मैक्स लेंथ का यूज कर सकते हैं। आप इस प्रकार से मिन लेंथ यूज़ कर सकते हैं। और मिन लेंथ कहने का मतलब कितना होना चाहिए, इसका होना चाहिए 5। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एरर मैसेज क्या देगा, फर्स्ट नेम इज नॉट मिनिमम, द लेटेस्ट मिनिमम लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम एक्सीडेड, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या नोट मैच ऐसा लिख दो, मिनिमम लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम नोट मैच। और लिखने के बाद इसे अब चला दो। जैसे आपने मिनिमम लेंथ क्या किया, फिक्स 5 कि 5 मिनिमम लेटर्स नेम के लिए होना ही चाहिए, फर्स्ट नेम के लिए होना ही चाहिए। और मैक्सिमम लेंथ कितना है, मैक्सिमम लेंथ 20 होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ 10 होना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे मैक्स लेंथ, और यहाँ पे भी आप 20 डाल दीजिए, 10 डाल दीजिए कि भाई 10 से ज़्यादा बड़ा नाम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपको करना है तो आप लिख सकते हैं मैक्सिमम लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम नॉट मैच। इस तरीके से आप एरर मैसेज सेट कर सकते हैं। अब जैसे इसे चलाओगे तो फर्स्ट नेम के लिए मिनिमम 5 लेटर्स रिक्वायर्ड होगा और मैक्सिमम 10 तक लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। अगर मैं वापस इसको हिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे मान के चलो अगर मैं 3 लेटर अगर कोई डालता हूँ, जैसे कि रीता मैंने डाला और क्रिएट किया, तो फिर ये रीता को नहीं लेगा, क्योंकि मिनिमम ने फिक्स क्या कर दिया 5। मिनिमम में क्या फिक्स करना चाहिए, मिनिमम में 4 फिक्स करना चाहिए, क्योंकि जो नेम होते हैं ना वो कम से कम 4 लेटर्स के होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 शिफ्ट कर दिया। 2 लेटर्स या 3 लेटर्स के तो नेम होते नहीं है, कम से कम 4 लेटर्स के होते हैं। सर होता है 3 लेटर का। 3 लेटर होता है सर, राजकुमार। चलो 3 ले लेते हैं, 2 का तो नहीं होता है ना। अब मैं वापस इसे रिलोड करता हूँ, 2 का तो किसी का नाम नहीं है। चलो ठीक है, तो मिनिमम 3 लेगा और मैक्सिमम मैंने 10 सेट कर दिया है। अब क्या होगा कि 3 से नीचे अगर कोई नाम अगर एंटर करता है गलती से तो फिर एरर मैसेज दे देगा। जैसे अगर मान के चले क्रिएट न्यू किया और यहाँ पे कोई 2 लेटर हमने डाला, तो ये क्या कहेगा, मिनिमम लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम नॉट मैच।
तो इस तरीके से मिनिमम आपको कितना रिक्वायर्ड है 4 और 3 और मैक्सिमम कितना रिक्वायर्ड है 10। अगर मान के चलो आप 10 से आगे बढ़ते हो, जैसे हमने कोई भी लेटेस्ट 10 से आगे बढ़ाया तो ये देखिए एरर दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ के एट्रीब्यूट को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। एक कस्टम वैलिडेशन हमें कराना है और कस्टम वैलिडेशन में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे ये तो आपका MVC का वैलिडेशन एट्रीब्यूट था जिसे हमने यूज़ करके आपको दिखाया। अगर आप चाहते हो कि प्रोजेक्ट में हमारे हिसाब से यानी आपके अपने हिसाब से वो वैलिडेशन वर्क करना चाहिए तो उसके लिए हम लोग कस्टम वैलिडेशन बनाएंगे। तो कस्टम वैलिडेशन को सीखने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कस्टम वैलिडेशन कैसे काम करता है। इसके बाद स्कैफोल्ड टेम्पलेट को जानेंगे और इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वेब API का टॉपिक होगा। वेब API के टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आप लोग अपने सिस्टम में पोस्टमैन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप अपने API को पोस्टमैन के थ्रू टेस्ट कर सको। तो आज के सेशन में इतना ही। मैं इसको आपके लिए भेज रहा हूँ, सिर्फ वैलिडेशन एट्रीब्यूट को ही भेज रहा हूँ और आपके जो नोट्स हैं वो भेज रहा हूँ। बाकी आप इसे एक बार करके देख लीजिएगा और कल के असाइनमेंट में कुछ मैं और भी एक्सप्रेशन दूंगा। जैसे मैं बोलूँगा आप लोग से कि आपको स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं करना है, इसके लिए वैलिडेशन लगाओ, और मैं आपको तरीका बताया हूँ कि एक्सप्रेशन सिंटेक्स आपको नेट पे कैसे मिलेगा, इस काम को करना है। मैं बोलूँगा कि आपको वाइट स्पेस अलाउ नहीं करना है या किसी फील्ड में अल्फ़ा न्यूमेरिक अलाउ नहीं करना है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही अलाउ करना है, या किसी में सिर्फ नंबर ही अलाउ करना है, तो कैसे किया जाएगा। तो ये असाइनमेंट आपको कल मिलने वाला है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो असाइनमेंट पे बहुत कम फोकस कर रहे हैं, जबकि असाइनमेंट एक मेजर पार्ट होता है जिसे रेगुलर करना चाहिए। अगर आप रेगुलर असाइनमेंट नहीं बनाओगे और सारे टेक्नोलॉजीज़ के नहीं बनाओगे तो फिर आप कोडिंग में कमज़ोर हो जाओगे। ठीक है, तो उसे रेगुलर करना ज़रूरी है और उसके लिए आप हाफ एन आवर का टाइम निकाल लो। टोटल 24 आवर्स रात दिन मिला के आपके पास हैं, उसमें से हाफ एन आवर 45 मिनट्स अगर आप निकाल लेते हैं तो असाइनमेंट बना सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट अभी इतना कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब करोगे तभी आपको इंटरेस्ट आएगा, तभी आपको पढ़ने का मन करेगा, तभी कुछ नया सीखने का मन करेगा, तभी एक आप अच्छे कोडर बन सकते हो। और नहीं करोगे तो सिर्फ क्लास लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैलिडेशन भेज रहा हूँ आपको। एक बार फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ कि हमने जो PDF बनाया उसका नाम क्या है, वैलिडेशन। ठीक है, अब इसको भेज रहा हूँ, इसके हैंडरिटन नोट्स तैयार करके और इसके प्रैक्टिस पे लग जाओ और जितने भी पेंडिंग असाइनमेंट है उसे करके हमें भेज दो। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।